we will discuss about the cyclotron. So now cyclotron is a device which is invented by E. O. Lawrence. E. O. Lawrence, and this is M.S. Livingstone in 1935. Okay. So, what is the purpose? So, first thing we'll start with that. What is the purpose of this object? This device. Purpose of this device by these two scientists to study nuclear structure. To study nuclear structure. Okay. So now here, but they have done first to start with. We will go for the principle of this device. So that is very essential for us to discuss about this principle. Okay. So according to the principle of the cyclotron, it works on the following principle: when a positively charged particle, when a positively charged particle, when a positively charged particle, okay, is made to move time and again, is made to move टाइम एंड अगेन, बार बार। कैसे भेजना है आपने? इन हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड, इन हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट विल हैपन देन? तो ये क्या करेगा? इट गेट्स एक्सेलरेटेड, ये एक्सेलरेट होगा। इट गेट्स एक्सेलरेटेड मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। इट गेट्स एक्सेलरेटेड, और यदि वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एंड acquire large amount of energy, and acquire large amount of energy. So this is the principle of cyclotron. Okay, so now we will go for the construction of the cyclotron. So you need to take care of the principle of the cyclotron. So one more important things I would like to discuss with you is the basis of cyclotron. Basis of cyclotron is very essential to understand the theoretical part and how we have achieved our objective. The basis of this cyclotron is that time period, एनसीईआरटी की बुक में बहुत शानदार दिया हुआ है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, आप इसको और भी ले सकते हैं, आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और एनर्जी। ये कंसेप्ट है जिसके बेसिस के ऊपर हम साइक्लोट्रॉन को एक्सप्लेन करेंगे। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ओके, सो इट इज कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में आपको सामने साफ चीज़ें दिख रही हैं, मैं आपको यहाँ से बता दूंगा कि ये वाला जो D है इसको आप मान सकते हैं कि आपके पास जो D1 है, क्योंकि अपने आप में ब्लैक है तो इसको हम रेड लिख देते हैं, D1 है। इस D को आप लिख सकते हैं कि ये
D2 है, राइट। और ये टारगेट है जिसके ऊपर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जो टकराएगा, ये वाला पार्ट वो टारगेट होगा। ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अल्टरनेटिंग करंट जो सोर्स है, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? बिटवीन द टू डीज, बिटवीन टू डीज, ओके। ये जो दोनों डीज हैं ये हैं हॉलो, दीज आर हॉलो इलेक्ट्रोड चैम्बर्स, और ये मेटल के बने होंगे, दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स। यहाँ लिख देता हूँ, मेड अप ऑफ मेटल्स। इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ साथ साथ में ही। ये मेटल्स के बने हैं। आपने पढ़ा है कि कैविटी में क्या होता है कि जो मेटल होती है उसमें जो चार्ज रिजाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो ये कंडक्टिंग मटेरियल है और इसके बीच में जब चार्ज गुजरेगा तो फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मीन्स जब जब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा तो वहाँ आपको क्लियर कर दूंगा इसमें कि जैसे ही जो चार्ज है वो इस डी में से क्रॉस करेगा, जो सर्कुलर पार्ट बनाए हुए हैं, तो इस टाइम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। बाई बिकॉज इट इज़ इन साइड द मेटल, एंड इन साइड द मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। इसलिए जो दोनों डीज हैं D1 और D2 ये मेटल के हॉलो इलेक्ट्रोड चैम्बर होंगे, ओके। और ये जो गैप है ये एक्सेलरेशन गैप है, इसी जगह पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसमें जब चार्ज पार्टिकल गुजरेगा तो वो एक्सेलरेट होगा, ओके। अब हमारे पास है ये जो इसका कंस्ट्रक्शन है, ये आपको लिख देना है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो जो फील्ड लाइंस होती हैं, जो फील्ड लाइंस होती हैं वो चलती हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। So these field lines always go from north pole to south pole। तो आपका जो फील्ड का डायरेक्शन है वो इस तरीके के है, ऊपर से नीचे की ओर, राइट। दिस इज लाइक दिस, ओके। I will try to use the tools of this software but not successful। So जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी? Yes, so this is like this, and these field lines are this is the direction of magnetic field lines from north pole to south pole, okay। So ऐसे magnetic field इसमें लगा होगा। So it is all about the constructions। So now we will go for the theoretical part, working इसकी कैसे होती है। तो working को हमने समझना है कि सबसे पहले जो इस डॉट के, अब मैं इस कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो है आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। सो नाउ वी विल मूव फॉर द वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन, कि साइक्लोट्रॉन वर्क कैसे करता है, और आप इसको एंजॉय करेंगे। वर्किंग कैसे होगी? वर्किंग में ऐसा होता है कि यदि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, मान लो कोई प्रोटॉन है, वो इस पॉइंट से चलता है, यहाँ हम सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेते हैं। तो इनिशियली क्या होगा कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और इस रीजन में, ये जो अंदर वाला रीजन है ये मार्क किया हुआ है रेड बाउंड्री से, ये एजेस के बीच में, ये देखिए ये जो इलेक्ट्रोड्स के बीच वाला, ये जो इन दोनों के बीच का ये जो रीजन है, इसके बीच में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो वो एक्सेलरेट होगा। अब विद द हेल्प ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, ये जो बैटरी यहाँ लगी हुई है, ये क्या करेगी, इसकी जो पोलरिटी हो इस तरीके से बनाएगी कि यदि ये पॉजिटिव है तो जो प्लेट D2 है ये नेगेटिव हो जाएगी। अब ये नेगेटिव इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अट्रैक्ट करने के बाद ये प्लेट D2 में घुस जाएगा। D2 में जाने के बाद ये ऐसे करके घूमेगा। अब जैसे ही प्लेट के अंदर एंटर करेगा, और आपको पता है कि जो दोनों प्लेट्स D1 और D2 हैं ये मेटल की बनी हुई है, और मेटल के अंदर जब चार्ज पार्टिकल चला जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज़ीरो होगा, बट अंडर प्लेट्स और इन ऑब्लिक डीज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो।
but magnetic field exists. Magnetic field due to electromagnets exist. ओके, तो इसमें आप देखिए कि फील्ड का डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। ये मैं इसको कलर अब चेंज कर दूं तो मैं ग्रीन कर देता हूँ। देखिए जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और फील्ड का डायरेक्शन जो है वो नीचे की ओर है और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ देखिए आप, फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो इधर की ओर है। ये देखिए फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर है, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो और किसी एक और पॉइंट पर भी आप ले सकते हैं, यहाँ भी ऐसा ही होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा और फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा। सो जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखिए इसको हम नीले से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा। यहाँ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर की ओर होगा। यहाँ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अंदर की ओर होगा। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जब चार्ज पार्टिकल इस गैप में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट करता है, जब वो डी के अंदर चला जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो मैग्नेटिक फील्ड में चला जाता है। अब आप गौर से देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह नीचे की ओर है और जो वेलोसिटी वाला जो वेक्टर है वो इस तरीके की ओर है, ये वेलोसिटी वाला वेक्टर है और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे करके लगेगा। ये हम आर्टिकल पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। दिस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्स टू मैग्नेटिक फील्ड एफ एम क्यू इंटू बी क्रॉस बी, ये हमारा फार्मूला होता है। इसको यदि हम खोलें तो क्यू बी बी और साइन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है और ये उस फोर्स की डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन का तो हमें पता है कि ये टुवर्ड द सेंटर है, तो यू आर लेफ्ट विद बी क्यू बी बिकॉज साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, राइट। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ओके, अच्छा आगे इसकी वर्किंग में आपको ये सीखना है कि जब आपका पार्टिकल रोटेट करके यहाँ से इस एंड पर आता है, तो जैसे शुरू में D2 जो है नेगेटिव थी और अब जो जैसे ही पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, तो ये जो D1 है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो दूसरी बार ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, फिर क्या करेगा, ये पार्टिकल जो इस पार्ट में एंटर कर जाएगा। ओके, और इस पार्ट में एंटर करने के बाद जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब क्या होगा, उसके बाद दोबारा फिर वो सर्कुलर ट्रैक को फॉलो करेगा, क्योंकि हम यहाँ इसमें प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं कि जब एक चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे फेंकते हैं तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। जैसे फील्ड ऐसे लगा है नीचे की ओर और आप पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं परपेंडिकुलर उसके, तो ये हमेशा क्या कौन सा पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। इट ऑलवेज फॉलो द सर्कुलर पाथ। इसका मतलब यहाँ फिर पार्टिकल घूमना शुरू कर देगा। जब पार्टिकल घूमता है सर्कुलर पाथ में तो लगातार उसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम, स्पीड तो उसकी बदलेगी नहीं बट जो एक्सेलरेशन उसमें होगा, बट द पार्टिकल विल एक्सेलरेट, बट द चार्ज पार्टिकल विल एक्सेलरेट, पर आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट जरूर करेगा। ओके, सो फिर दोबारा पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, फिर आपकी जो पोलरिटी है ये T/2 टाइम के बाद, मैं इसको अगले पेज पर आपको ले चलता हूँ। ओके,
सो जब आपका जो पार्टिकल है वो ईस्ट एंड पर पहुंचेगा, तो ये जो पोलरिटी है ये पॉजिटिव है ना, और ये फिर दोबारा फिर से नेगेटिव हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फिर एक्सेलरेट करेगा और वो D2 में पहुंच जाएगा। बार 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 वो इस तरीके से करता रहेगा। अब सुनिए, आपने एक बात ध्यान देनी है, एक चार्ज पार्टिकल को इस सर्कल को पूरा करने के लिए पूरा टाइम लगता है T। ओके, अब आप क्या देख रहे हैं, आधे टाइम के बाद जो डीज की पोलरिटी, पोलरिटी का मतलब होता है प्लस और माइनस, जो उसके इलेक्ट्रोड के ऊपर जो साइन होता है वो बदल जाता है। ओके, तो ये हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलरिटी कब चेंज होगी, एट ए टाइम ऑफ T/2। T/2 टाइम के बाद जो जो पॉजिटिव डी होती है वो नेगेटिव हो जाती है, जो नेगेटिव वाली होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। ये इसके लिए बड़ा असेंशियल है। ओके, अब हम इसकी थ्योरी का पार्ट आपसे एक्सप्लेन करते हैं। थ्योरी कैसी रहेगी इसकी, THEORY। ओके, सो जब पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है और उससे परपेंडिकुलर जाता है, तो हम क्या देखते हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इट इज़ VQV, इक्वेशन नंबर 1। और उसमें जो फोर्स किस किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स विल बी, ये देखिए दोबारा फिर से यहाँ से देख लीजिए आप, ये मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आपने ये डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ऊपर से नीचे की ओर आपने चार्ज पार्टिकल को ऐसे इसके परपेंडिकुलर फेंक दिया। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स कौन सा होगा, सेंटर की ओर होगा, और वो इसको ऐसे घुमा देगा सर्कल में। यदि सर्कल में घुमाएगा तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ये मास चार्ज पार्टिकल का इस वेलोसिटी से घुमाएगा और उस सर्कल की इतनी रेडियस होगी। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब पास आ जाएगा mv² इज इक्वल टू BQB। ओके, अब एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी mv/BQ। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिवाइड बाय VQ। ये आपके ऊपर है कि आपने इसको कैसे समझना है और उसका कैसे मैथमेटिक्स करना है, राइट। सो उससे आगे हम चलते हैं कि हाँ, ये इस रेडियस से कितना बड़ा गोला लगाएगा वो। अब इसमें हम देख सकते हैं कि यदि उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा तो रेडियस ज़्यादा होगी, मास ज़्यादा होगा तो रेडियस ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रेडियस ज़्यादा होगी, और फील्ड यदि आप ज़्यादा लगाएंगे तो रेडियस घट जाएगी, चार्ज ज़्यादा होगा तो रेडियस घट जाएगी। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। मान लिया जाए कि यदि एक डी में जो पार्टिकल है वो स्मॉल टी टाइम में रहता है, लेट स्मॉल टी बी द टाइम ऑफ चार्ज पार्टिकल इसमें इन सेमी सर्कल पाथ। सेमी सर्कल में जो चार्ज पार्टिकल है सिर्फ टी टाइम के लिए रहता है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बटा उसकी स्पीड कितनी है। तो जो टोटल डिस्टेंस है सेमी सर्कल का वो होगा πr और बटा उसकी स्पीड हो गई। सो ये वाला जो पार्ट है ये बन के आ जाएगा, ये जो t है ये आ जाएगा π/b, और रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इसको हमने कैपिटल R लिया है, तो ये आ जाएगा आपके पास mv/BQ। सो v के साथ v कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा πm/BQ। बट ये जो t है ना, जो सेमी सर्कल में चार्ज पार्टिकल इतनी देर रहता है, ये पूरे टाइम का आधा है। ओके, वेयर t इज द फुल टाइम ऑफ सेमी सर्कल। सो ये आ जाएगा πm/BQ। ओके,
So this is the time period. It is the total time period. It is equal to 2 pi m upon bq, right? Then we will do for the cyclotron frequency. नंबर 1 हो गया हमारे पास, एक टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन हो गया. नंबर 2 हमारे पास हो गया साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन इज इक्वल टू 1 by t. सो दैट इज इक्वल टू bq अपॉन 2 pi m. इसको आपने समझना है बड़े ध्यान से. मैं अभी आपको एक और पार्ट करा लेते फिर बताते हैं. साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका जो थर्ड पैरामीटर है, साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये सब पैरामीटर हमने मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किए हुए हैं. तो ये आ जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज इक्वल टू 2 पाई टाइम न्यू सी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. सो इट इज़ 2 पाई टाइम न्यू सी की वैल्यू ऊपर से भर दीजिए. दिस इज़ वी क्यू अपॉन 2 पाई एम. सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा बी क्यू अपॉन एम ओनली. इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 लिख सकता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 लिख सकता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 लिख सकता हूँ. अब आप देखिए ज़रा इसमें क्या होगा कि, चलो पहले और बताते हैं फिर उसके बाद करेंगे इसके ऊपर बात. ये चौथा नंबर हम करते हैं, एनर्जी गेन्ड. एनर्जी गेन्ड आप अपने प्रिंसिपल में के ऊपर दोबारा फिर से चले जाइए कि हम इसमें साइक्लोट्रॉन में क्या करते हैं. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को डीज में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बार बार हम घुमाते हैं. बार बार जब हम घुमाते हैं तो डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है. एक्सेलरेट का मतलब वेलोसिटी को बढ़ाता है. जब वो डीज के अंदर चला जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको और ज़्यादा घुमाता है. तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब उसको बार बार घुमाते चले जाते हैं, उसको एक्सेलरेट करते चले जाते हैं. एक्सेलरेट करने का मतलब वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाते हैं, तो उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है. तो मैं यहाँ लिखूँगा एनर्जी गेन्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. एनर्जी gained by positively charged, एनर्जी गेन्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होगी? तो एनर्जी जो होगी वो होगी 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. ओके, सो वेलोसिटी जो है हम इस इक्वेशन से लिख लेंगे. अगले पेज पर यदि मैं चलूँ तो ऐसा होगा कि जो एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2 mv². ओके, सो अब इसका नंबर क्या होगा वो एक समस्या होगी. दिस इज इक्वेशन नंबर 4, 5, 6, 7. so this is इक्वेशन नंबर 7. अब हम पुराने इक्वेशन से चलते हैं, बिलो दैट करके ही कर लेते हैं कि जो रेडियस का हमने एक्सप्रेशन किया था, जो रेडियस वाला एक्सप्रेशन था, रेडियस वाज इक्वल टू एम बी अपॉन वी क्यू. अब यहाँ से v का वैल्यू निकाल लीजिए आप. तो जो v आपके पास आएगा वो आ जाएगा वी क्यू आर अपॉन एम. ओके, सो इसको आप यूज़ करिए एनर्जी में. दिस इज़ 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा वी क्यू आर अपॉन एम और इसका स्क्वायर आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 1/2 m. इट विल बिकम v स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर. तो एक m के साथ एक m कैंसिल हो जाएगा. सो एनर्जी अभी आपके पास कितनी आ जाएगी, 1/2 v स्क्वायर क्यू स्क्वायर
अपॉन m इंटू आर स्क्वायर। अब आपने ये देखना है कि आपका जो साइक्लोट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एफिशिएंसी क्रिएट कर सकता है। मतलब क्या हुआ इसका कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कितनी पैदा कर सकता है। ओके, सो वी विल कंसंट्रेट ऑन दिस, क्योंकि हमें जो न्यूक्लियर रिएक्शंस पैदा करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को समझने के लिए या न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका इस्तेमाल करने के लिए ये बात ज़रूरी है कि आपका जो साइक्लोट्रॉन है वो कितनी एनर्जी क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 पैरामीटर का तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जो डीज आपने इंस्टॉल कर दी हैं उसको भी आप बदल नहीं सकते, या तो उसको बदलेंगे तो ठीक है, आप डीज बड़ी कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। बट जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उस सेटअप के बीच में आप मैक्सिमम एनर्जी कितनी पैदा कर सकते हैं। सो जैसे क्वेश्चन, तो इसमें हम ऐसा लिखेंगे इसको कि एनर्जी इस सेटअप से मैक्सिमम कितनी प्रोड्यूस की जा सकती है, से आ जाएगी बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2m को अलग कर लीजिए, जब जो रेडियस है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, ये जो रेडियस वाला पार्ट है, ये जो सर्कुलर ट्रैक है, जब ये फाइनल ट्रैक में से गुजरेगा चार्ज पार्टिकल, फिर ये यहाँ एक डिफ्लेक्टिंग जो प्लेट है उसके साथ टकराएगा, और टकराने के बाद ये टारगेट के साथ यहाँ होगी एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट, और इस पॉइंट के ऊपर यहाँ डिफ्लेक्टिंग प्लेट होगी, इस पॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्टिंग प्लेट होगी, एंड आफ्टर दैट इट विल स्ट्राइक द टारगेट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लोट्रॉन। सो बट देयर इज वन पार्ट आई हैव मिस्ड, कि मैंने एक बेसिस की बात की थी इसमें, कि साइक्लोट्रॉन किस बेसिस के ऊपर काम करता है। इसका बेसिस ये है कि उसका जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन में आपने पढ़ा है कि टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन है 2πm अपॉन बी क्यू, या आप इसके फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन को देख सकते हो ध्यान से, इसका उल्टा हो जाएगा, वो आ जाएगा बी क्यू अपॉन 2πm। ओके, अब आप देखो कि इसमें ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और एनर्जी। ये वेलोसिटी वाले पार्ट से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऐसे घूमेगा, बेसिकली तो वो स्पिरियल पाथ बनाएगा, पर मैं उसको नियरली सर्कुलर मान लेता हूँ। वो पहला गोला बनाएगा, दूसरा गोला बनाएगा, फिर ऐसे तीसरा गोला बनाएगा, फिर ऐसे चौथा गोला बनाएगा। ऐसे जब वो गोले बनाएगा, जो ये एक्सप्रेशन है इसका मतलब ये है कि वो हर गोले को सेम टाइम में पूरा कर देगा। इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड बिल्कुल बराबर रहेगा। हालांकि देखिए, आपके पास यदि मैं इसको लिखूं T1, इसको लिखूं T2, इसको लिखूं T3, इसको लिखूं T4, इसकी रेडियस R1, इसकी R2, इसकी R3 और इसकी R4, तो क्या होगा, ये सब टाइम बराबर होंगे। इसका मतलब ये है, तो जो T इज इक्वल टू 2πm अपॉन वी क्यू, तो यदि ये बराबर रहना है तो जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है ना, वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यदि ये सारे ही टाइम सेम रहने हैं, तो जब पार्टिकल एक सर्कल से दूसरे सर्कल में जाएगा तो उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यदि डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टूड फ्रॉम हियर। तो जब वो लास्ट सर्कल में से जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। यदि वेलोसिटी बढ़ गई होगी, इसका मतलब उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई होगी। सो यही इसका बेसिस है साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का, समझने का। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आपके साथ करते हैं, एक और पेज ऐड कर लेते हैं कि जो साइक्लोट्रॉन है इसके यूजेस क्या है। सो ये एनसीईआरटी की किताब में सुंदर यूजेस इसके दिए हुए हैं, यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। सो यू कैन वी कैन स्टडी इट फ्रॉम हियर फ्रॉम द फर्स्ट पेज। साइक्लोट्रॉन के जो यूजेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ इस पार्ट को आप पहला पार्ट आप कंसिडर करिए कि जो साइक्लोट्रॉन है, द ऑपरेशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, ये हमने आपको पढ़ा दिया, टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ एन आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड और रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट। ये हमने यहाँ से लर्न किया, नंबर 1। दूसरा नंबर यहाँ से है कि जो साइक्लोट्रॉन इज यूज टू बम्बार्ड द न्यूक्लियाई। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, उसमें हम जिस न्यूक्लियाई को पढ़ना होता है, जो अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है, उसको हम बम्बार्ड करते हैं, उसके ऊपर हम बीम डालते हैं, किसकी, एनर्जेटिक पार्टिकल्स की।
और ये एनर्जेटिक पार्टिकल कहाँ से आते हैं? साइक्लोट्रॉन से हमने जो एक्सेलरेट किए होते हैं, इट इज एक्सेलरेटेड बाय इट। और कहाँ फायदा होता है? एंड स्टडी द रिजल्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। जिस न्यूक्लियर रिएक्शन को हमने पढ़ना होता है उसको फिर हम पढ़ लेते हैं। नंबर 3 वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इम्प्लांट द आयन्स इनटू द सॉलिड्स। जैसे आपके पास कोई एक सॉलिड मटेरियल है और उसके आप जो स्ट्रक्चर है या उसके करेक्टरिस्टिक्स को यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? उसका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा, केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा। आप तेज़ी से इसके बीच में चार्ज पार्टिकल्स डाल देंगे जो आप बड़ी स्पीड से इसके बीच में टकराएंगे और बीच में धंस जाएंगे। वो कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसके बीच में धंस जाएगा। ओके, सो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आयनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बदल जाएंगी। राइट, इट मॉडिफाई देयर प्रॉपर्टीज़ एंड इवन इससे हम नए मटेरियल भी बना सकते हैं। इट सिंथेसाइज द न्यू मटेरियल्स एंड इट इज़ यूज। और चौथा पॉइंट है इसका, यहाँ से आप कर सकते हैं, इट इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स। आप इसका हॉस्पिटल में यूज़ होता है टू प्रोड्यूस द radioactive substances, okay, and which can be used in the diagnosis and the treatment. So we are now left with one problem, क्योंकि हम एक प्रॉब्लम के साथ ही इसको ख़त्म करते हैं हमेशा। तो ये एग्जांपल आपका 4.4 है, ये सॉल्व है ऑलरेडी। इसमें आपसे पूछा है कि एक साइक्लोटोन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो है उसकी ये है, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इट इज इक्वल टू 10 मेगा, मीन्स 10⁻6 हर्ट्ज। इतने हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। बट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलेटिंग प्रोटोन। मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा हुआ है। और इफ़ द रेडियस ऑफ द डीज ये दी हुई है, रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसा यूनिट्स में ले जाइए। सी का वैल्यू जो होता है 10⁻², ये मीटर में चला जाएगा। ओके, बट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, ये आपसे पूछा है। और इसका आंसर जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। एंड द प्रोटोन बीम प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलेरेटर। अब देखिए, प्रोटोन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। मास ऑफ द प्रोटोन आपको पता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 × 10⁻13 जाउल होगा। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है ये हम यहाँ से निकाल लेंगे फ्रीक्वेंसी वाले एक्सप्रेशन से, क्योंकि आपने पढ़ा था ना जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है BQ/2πm। तो यहाँ से B का वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो ये आएगा 2πm न्यू/2πm/Q। तो यहाँ सारी वैल्यू, इसकी जगह 2, ये 3.14, मास दिया हुआ, एवरीथिंग इज गिवन। एंड एट द एंड जो मैग्नेटिक के लिए ऐसा यूनिट्स में ही आएगा, क्योंकि सारे पैरामीटर ऐसा यूनिट्स में है। और ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 0.66 टेस्ला। और जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोन क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोन होगी, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2π, तो डिस्टेंस आ गया और ये टाइम पीरियड आ गया। ओके, तो इसको आप ऐसा भी ले सकते हैं 2πr टाइम न्यू भी हो जाएगा। ओके, सो इट इज़ 2πr और ये न्यू का वैल्यू हो जाएगा। सो ये सब वैल्यूज़ आपके पास नोन है और इसको पुट करके आप इसको निकाल सकते हैं। और थर्ड है कि इसकी जो एनर्जी कितनी होगी, दिस इज़ 1/2 mv²। सो इट इज़ गिवन फॉर यू। वेलोसिटी आपने ये निकाल लिया है यहाँ से, मास ऑफ द प्रोटॉन आपके पास गिवन है, वेलोसिटी आपने इधर से निकाल लिया है। सो आपको जस्ट पुट करके स्क्वायर करना है। तो 1/2, मास इज 1.67 × 10⁻27, 14.3। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। इसका आंसर पहले जाउल में आएगा, क्योंकि इसके जो एसआई यूनिट्स है वो जाउल में आएगा। तो जाउल से आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलना है, आपको दिया हुआ है कि मैंने आपको एक पहले ऐसी प्रॉब्लम कराई है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻13 इंटू, इसको मैं 1 जाउल लिख सकता हूँ। तो वहाँ 1 जाउल की जगह आपको क्या पुट कर देना है, 1 जाउल इज इक्वल टू 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻13। इसको जब आप 1 जाउल की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका जाउल का आंसर जो है वो अपने आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ नियरली ऑल अबाउट दिस। बट मैं इसको एंड करने से पहले आपके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम और करना ज़रूर चाहूँगा। वेल, के
फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन साइक्लोट्रॉन, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन साइक्लोट्रॉन। इसको आप यदि अलग से समझें तो भी अच्छी बात है, यदि आपको आ गया होगा तब भी अच्छी बात है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो साइक्लोट्रॉन है उसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। ये 1 मिनट का काम है। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट से हमने ये साउथ पोल बना दिया। फिर आपने क्या किया हुआ है कि यहाँ एक डी रखी थी, ओके, और ये डी कुछ इस तरीके की है, राइट। इसका मैंने नाम दिया था D2, और एक दूसरी डी है वो इस एंड पर है, राइट, और इस डी का नाम D1 है। इस डी के अंदर ये जो खाली स्पेस है इसको हम क्या करते हैं, एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं। इससे क्या होगा कि जब तक आपका चार्ज पार्टिकल सिर्फ डी के बीच में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट करेगा। इतना सा समझना है, ओके। और जैसे ही वो इसमें डी में एंटर कर जाएगा, क्योंकि ये डी मेटल की बनी हुई है, तो मेटल के अंदर शील्डिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा। वो कैसे करेगा, क्योंकि ये आपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाए हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर है, वर्टिकली डाउनवार्ड डायरेक्शन में। अब आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो ये आपका चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और जो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो जाएंगे, जो इसको लगातार अंदर की ओर घुमाएगा। अब इसमें फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, ओके। इसलिए जब वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में लगातार ऐसे स्पिरियल पाथ में घूमता जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है चेंज इन डायरेक्शन से, उसका magnitude of the velocity in the circular path will remain the same, but direction is changing. So if direction is changing, this means it is accelerating. Accelerating का मतलब velocity में change आना। तो जब डीज के अंदर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करता है, जब वो डीज के अंदर चला जाता है तो उसको मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट करता है। और इस तरीके से फाइनली जब वो सबसे बाहर वाले जो रेडियस में पहुंच जाता है, फिर वो एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट के साथ यहाँ टकराता है, और उसके टकराने के बाद वो आपका जो ट्रैक है उससे बाहर आकर टारगेट के साथ हाई एनर्जी के साथ टकराता है, जिसकी वजह से आप कामयाबी से अपना न्यूक्लियर जो स्ट्रक्चर है इसी न्यूक्लियस का उसको आराम से स्टडी कर सकते हैं। So this is all about the cyclotron, and I'm closing this video with the hope that all of you have understood it well, and if you do have any problem you can write in the comment box. Thank you very much.